बाइनोमियल थ्योरम आपके सामने है, बिल्कुल इसको बोलते हैं, ये जो फर्स्ट नंबर वाली है ना, इसको बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम, सेकंड नंबर वाली को नहीं। तो यहां से अपन एक चीज तो ये बोल सकते हैं कि n+1 मेरा ओड होगा 1 प्लस एक्स माइनस 2x² है ना, n मेरा इवन है ना। तो इंटरेस्टिंग बात क्या है, इसको n/2+1 भी तो लिख सकते हैं ना, इनटू 2 प्लस एक्स की पावर 100 है। इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा 100C0, ध्यान से सुनो, 2 की पावर 100 इंटू एक्स की पावर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे अपन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है ना, ऑब्वियसली रिगार्डिंग बाइनोमियल थ्योरम, रिगार्डिंग बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है ना। और सबसे पहले तो मैं लिख देता हूं, सबसे पहले तो मैं लिख देता हूं बाइनोमियल थ्योरम ही, x प्लस वाई की पावर n, एक बार लिख देते हैं वापस, सुंदर सुंदर सी, nc0 x की पावर n y की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 y की पावर 2, ऐसे करते हुए लास्ट में जाओगे तो ncn x की पावर 0 y की पावर n तक आप जा सकते हो, ठीक है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, ये जो थ्योरम है ये x और y की रियल वैल्यूज के लिए एप्लीकेबल है या कॉम्प्लेक्स वैल्यूज के लिए भी एप्लीकेबल होगी, इमेजिनरी वैल्यूज के लिए भी एप्लीकेबल होगी क्या? एक्स और वाई जो हैं, एक्स और वाई कैसे नंबर्स होने चाहिए यहाँ पे, हर एक्स वाई पे एप्लीकेबल होती है ये, कॉम्प्लेक्स होंगे तो क्या होगा, तब भी खोल दो, पावर ही तो आनी है। एक्स और वाई में एक्स की वैल्यू आयोटा रख दो और वाई की वैल्यू को ओमेगा रख दो, तब भी लगा लो, इसमें क्या है भाई। 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर खोलते हो ना, 1² प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 1 इंटू आयोटा, ऐसा करते हो ना, तो पावर 3 4 और n में खोलने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो x और y कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, ठीक है। n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अच्छा माइनस में हो सकते हैं n की वैल्यू, इंटीजर, n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर होनी चाहिए, नेचुरल नंबर, है ना। होल नंबर में एक प्रॉब्लम थोड़ी हो जाती है, होल नंबर अगर होगी ना तो फिर एक्स वाई कुछ भी नहीं हो सकते, एक्स और वाई दोनों जीरो हो गए तो x2y-2 हो गया, तो जीरो की पावर जीरो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना फिर। तो इसलिए होल नंबर में वो जो जीरो है वो लिखेंगे तो फिर बोलेंगे एक्स और वाई में भी यार बहुत कुछ नहीं होना चाहिए। अगर हर एक्स वाई के लिए, थ्योरम का मतलब क्या होता है, हर एक्स वाई पे लगे, तो हर एक्स वाई पे कब कब लगेगी, जब नेचुरल नंबर होगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यहाँ पे एक्स और वाई कोई भी रियल या इमेजिनरी नंबर्स हो सकते हैं, एन की वैल्यू नेचुरल नंबर होगी तो ये वैलिड होगी। ये बात समझ में आ रही है? अब यहीं से मुझे एक और बात बता दीजिए, x माइनस वाई की पावर n क्या होगा? अगर मैं x माइनस वाई की पावर n के एक्सपेंशन को लिखना चाहूं तो कैसे लिखेंगे? y की जगह माइनस वाई पूरे में रिप्लेस कर दो, y की जगह माइनस वाई रिप्लेस करोगे तो ये हो जाएगा nc0 x की पावर n। यहां y लिखो या माइनस वाई लिखो फर्क ही नहीं पड़ना, यहां पे y की जगह माइनस वाई लिखोगे तो माइनस साइन कॉमन आ जाएगा, माइनस nc1। अरे समझ आ रही है क्या? nc2x की पावर n-2, यहां y की जगह माइनस वाई रखोगे फर्क नहीं पड़ना, आगे फर्क पड़ना है। तो y की जगह पे माइनस वाई रिप्लेस कर दिया, एक्सपेंशन देखोगे पहली टर्म पॉजिटिव नेगेटिव ऑल्टरनेट साइन आ जाएंगे और आखिरी की टर्म आ जाएगी -1 की पावर n। भाई n ओड होगा तो नेगेटिव, इवन होगा तो पॉजिटिव। ये हो गया x माइनस वाई की पावर n का एक्सपेंशन, ठीक है जी, समझ में आ रही बात? अब मुझे एक बात और बता दीजिए आप, नंबर 3, x प्लस वाई की पावर n को, x प्लस वाई की पावर n के एक्सपेंशन को कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, आप बताना ठीक है क्या लिखना, सिग्मा एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर, वाई की पावर r,
r इक्वल टू 0 से लेकर के n, बताना ठीक है क्या। और x माइनस वाई की पावर n को लिखते हैं सिग्मा r इक्वल टू 0 से n माइनस 1 की पावर n n सी आर x की पावर n माइनस r y की पावर r। बताओ ठीक है क्या लिखना ये। पहली ठीक है, दूसरे वाली में क्या प्रॉब्लम है देख रहे हो, दूसरी भी ठीक है ना। r की वैल्यू 0 पुट करो, पहली टर्म आ गई। r की वैल्यू 1 पुट करो, ये आ गई। r की वैल्यू 2 पुट करो, करते जाओ सारी टर्म्स आ गई। समझ में आ रही है। सिग्मा के फॉर्मेट में भी लिख दे, टेंशन नहीं होनी चाहिए। अब अगर कोई ऐसी चीज लिखी मिल जाए, खट से उसको x प्लस वाई की पावर n लिख सकते हैं अपन। समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ये चीज कहीं मिल जाए तो उसको x प्लस वाई की पावर n लिख सकते हैं, ये चीज मिल जाए x माइनस वाई की पावर n उसको लिख सकते हैं। ठीक है जी, है ना। समझ में आ रही ना बातें। अब जो है मैं एक और बात बता रहा हूं आपको, मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा। अगर आप x प्लस वाई की पावर n को ऐड करोगे x माइनस वाई की पावर n के साथ, ऐड करोगे तो देखो ये कैंसल हो जाएंगी, ऐसे आगे वाली भी कैंसल हो जाएंगी और ये वाली डबल हो जाएंगी। ऐसा ही तो होगा। समझ में आ रही बात आपको है। इन दोनों को ऐड करोगे, माइनस वाली प्लस वाली कैंसिल नहीं होगी और ये ऐड होके 2 टाइम्स हो जाएंगी। तो ऐड करने से ये हो जाएगा 2 टाइम्स nc0 x की पावर n y की पावर 0, फिर nc2 x की पावर n माइनस 2 y की पावर 2, फिर nc4 x की पावर n माइनस 4 y की पावर 4, और ये सिलसिला चलता जाएगा। क्या सहमत है इस बात से। अगर मैं इनको जोड़ने की बजाय अगर मैं इनको माइनस कर देता तो क्या आता। माइनस करोगे तो फिर ये कैंसल और ये ऐड हो जाएंगी। ठीक है, अगर इनको माइनस करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ nc1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1 प्लस nc3 x की पावर n माइनस 3 y की पावर 3 प्लस nc5 x की पावर n माइनस 5 y की पावर 5, और ये सिलसिला चलता जाता। ये बात भी सहमत, इस बात से भी सहमत है आप लोग। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम आपके सामने है बिल्कुल। इसको बोलते हैं, ये जो फर्स्ट नंबर वाली है ना, इसको बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम, सेकंड नंबर वाली को नहीं। जब भी कोई बोले बाइनोमियल थ्योरम तो इसका मतलब वो बात कर रहा है स्टैंडर्ड बाइनोमियल थ्योरम की। तो ये जो थ्योरम है ना, ये है हमारी स्टैंडर्ड बाइनोमियल थ्योरम। स्टैंडर्ड बाइनोमियल थ्योरम, ये हमारी स्टैंडर्ड बाइनोमियल थ्योरम है, वन वाली। और वन वाली जैसी लिखिए बिल्कुल वैसे ही लिखना है। ये रूल बना रखा है बाइनोमियल थ्योरम बनाने वालों ने कि यार x पहले y बाद में है ना, तो लिखते हुए भी लहजा x पहले y बाद में होना चाहिए, x पहले y बाद में। अपनी तरफ से इसमें ऐसे जंबलिंग नहीं करने, जैसी है वैसी ही लिख दो बस। बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए जी, बात अगर समझ में आ रही है तो अच्छी बात है। ये तो अब कुछ और बातें देखते हैं। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू को 1 पुट कर दूं और y की वैल्यू को x पुट कर दूं, और मैं ये देखना चाहूं कि 1 प्लस एक्स की पावर n का क्या एक्सपेंशन है, तो क्या बोलोगे आप, क्या एक्सपेंशन होगा। nc0 इसकी पावर n और x की पावर 0, ये तो 1 हो गया, प्लस nc1 1 की पावर तो कुछ भी कर लो, x की पावर ही बढ़ती रहेंगी। बताओ जरा, सहमत हो गया। ऐसे देखो मजेदार सी चीज नहीं लग रही कुछ। nc(n)x की पावर n देख लो आपके सामने है। 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन होता है nc0 प्लस nc1 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर एंड सो ऑन ncnx की पावर n। क्योंकि जो 1 की पावर थी, 1 की पावर आपकी n, 1 की पावर n माइनस 1, वो तो गायब हो गई। 1 की पावर तो कुछ भी लिख लो आप। समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ये जो हमारी स्टैंडर्ड बाइनोमियल से ये जो बाइनोमियल थ्योरम बनी है, ये बनी है बहुत ही यूजफुल बाइनोमियल थ्योरम।
बाइनोमियल थ्योरम के जो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स हैं सीरीज वगैरह के, बताऊंगा आगे जब पढ़ाऊंगा, इसका बेहद इस्तेमाल किया जाता, बहुत इस्तेमाल किया जाता। तो इसको एकदम देखते ही एकदम याद होनी चाहिए 1 + x की पावर n भी। और यहां पे अगर मैं 1 - x की पावर n लिखूं तो nc0 माइनस nc1x प्लस nc2x² माइनस nc3x³ ऐसे चलती चली जाएगी, लास्ट में -1 की पावर n ncnx की पावर n ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो दोनों हैं, ये जो है ना स्टैंडर्ड बाइनोमियल थ्योरम तो नहीं है, मगर क्यूट बाइनोमियल थ्योरम्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इनको क्यूट बाइनोमियल थ्योरम का नाम दे देते हैं। तो जब भी मैं आपको कहूं कि ये क्यूट बाइनोमियल थ्योरम से क्वेश्चन होगा तो आप समझ जाना किस बाइनोमियल की बात मैं कर रहा हूं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ये बात समझ में आ रही है आपको? एक बात और समझते हैं। एक शब्द होता है कोफिशिएंट और एक शब्द होता है बाइनोमियल कोफिशिएंट। क्या लगता है दोनों सेम है? ये जो वैल्यूज हैं NC0, NC1, NC2, NCN जो बाइनोमियल थ्योरम में अपीयर हो रखी हैं, इनको बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। NC0, NC1, NC2, NC3 एंड सो ऑन NCN, इनको बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। बाइनोमियल कोफिशिएंट्स और कोफिशिएंट्स दो अलग बातें होती हैं, बता दूंगा अभी डिफरेंस उनमें। पहले ये समझ लो बाइनोमियल कोफिशिएंट हो गई। मैथमेटिशियन लोग जो होते हैं वो बहुत कोई भी काम करते हैं तो बहुत लहजे में और बहुत सोच समझ के करते हैं। तो मैथमेटिशियन लोगों ने बैठे बैठे एक दिन सोचा, बोला यार जब भी अपन बाइनोमियल थ्योरम लिखते हैं, n पावर वाला एक्सपेंशन जब लिखते हैं, ये तो पता ही है यहाँ पे तो n ही आएगा, ये बार बार n क्यों लिख रहे हैं अपन? तो उन्होंने NC0 का एक छोटा सिंबल चला दिया C0। उन्होंने कहा C0 लिख दो, मतलब तो NC0 ही है उसका। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अगर कोई C0 लिख दे, C1 लिख दे, C2 लिख दे, C3 लिख दे, CN लिख दे, तो समझ जाना n यहां लिखा हुआ है, जानबूझ के नहीं लिखा बस उसने। क्या बार बार लिखना? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो NCR को CR भी बोलते हैं, ये बात भी समझ ली अपन ने। कारण उसका क्यों लिखा इसको छोटा करके? भाई इसलिए लिखा छोटा करके क्योंकि क्या बार बार n लिखना है ना, हमेशा रिपीट करना कोई अच्छी आदत नहीं होती। ठीक है, कोफिशिएंट और बाइनोमियल कोफिशिएंट में क्या फर्क है, आइए समझते हैं। अगर मैं कहूं कि x + 2y की पावर n को एक्सपेंड करो, x + 2y की पावर n को एक्सपेंड करेंगे तो ये हो गया NC0 x की पावर n 2y की पावर 0 प्लस NC1 x की पावर n 2y की पावर n-1, ये पावर 1, और ऐसे करते हुए कहानी चलती चली गई। अगर मैं इस वाली टर्म में x की पावर n-1 y का कोफिशिएंट पूछूं, कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट होगा 2 × n-1। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? x की पावर n-1 इंटू y का कोफिशिएंट ये है, मगर सेकंड टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट NC1 है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बाइनोमियल कोफिशिएंट ये रहने हैं NC0, NC1, NC2 एंड सो ऑन, मगर कोफिशिएंट ये पूरा होगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? अरे समझ में आ रही है क्या? चलो अगर समझ में आ रही है तो बहुत ही बढ़िया है। अब एक छोटी बात और बता देता हूं आपको, छोटी छोटी मगर मोटी बात। ये देख लो आप आराम से, देख लिया ना आपने? ये x की हर वैल्यू के लिए वैलिड है, ये कॉम्प्लेक्स हो, रियल हो, कुछ भी हो, है ना? क्या x की वैल्यू 1 के लिए भी वैलिड होगा ये? अरे होगा 1 के लिए, 2 के लिए भी होगा, 1 के लिए भी होगा। क्या मैं इसमें x = 1 पुट कर सकता हूं क्या? ये कहना चाह रहा हूं मैं आपको। कर सकते हैं भाई, ये एक्सपेंशन है मेरे पास, इस एक्सपेंशन में हम जो है x की वैल्यू अगर 1 पुट करें तो क्या वो 1 पुट करना अलाउड है क्या? बिल्कुल अलाउड है। अगर आप x = 1 पुट करोगे
तो 2 की पावर n हो गया nc0 प्लस nc1 प्लस nc2। अरे भाई गजब हो गया, ये तो सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का जोड़ करेंगे तो 2 की पावर n आता है। अब देख लो x प्लस वाई की पावर 3 के जो कोफिशिएंट हैं, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, सब कोफिशिएंट को जोड़ना, 1 प्लस 3 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8, 2 की पावर 3 आंसर है कि नहीं है? कोफिशिएंट का जोड़ कितना इंटरेस्टिंग है, 2 की पावर में चलता है। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही? x प्लस वाई की पावर 100 के सारे कोफिशिएंट को जोड़ोगे तो 2 की पावर 100 आ जाएगा। ये बात हमें समझनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के ऊपर सवाल बहुत बार आते हैं, इसी को घुमा फिरा करके। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स ऑफ अ बाइनोमियल थ्योरम इज इक्वल टू 2 की पावर n। और कितना शानदार ढंग से प्रूव हो गया, ये भी देख लो आप। ये अपने को याद करना ही है, जितने पॉइंट लिख रहा हूं ना, ये 1 से 7 सब याद ही करने हैं, ये है ना, ये तो स्पेशली लिख दिया मैंने, याद ही करना है। ठीक है जी। अब यहां पे एक और चीज देखें, अगर x की वैल्यू -1 पुट कर देता मैं, अच्छा इसको थोड़ा तमीज से लिख देता हूं मैं, ये लेफ्ट में लिखा ना, इसको राइट में कर देते हैं, इसको ये लो राइट में कर देते, थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। अगर मैं x की वैल्यू इसमें पुट कर दूं -1, अगर मैं x की वैल्यू -1 पुट कर देता यहां पे, तो ये 0 हो जाता, ये हो जाता 0, ध्यान से सुनना, 0 हो जाता। और ये क्वांटिटी कितनी आ जाती, nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस nc3 एंड सो ऑन। अगर आप ऑल्टरनेट बाइनोमियल कोफिशिएंट में प्लस माइनस साइन लगाओगे तो 0 आ जाएगा। अरे समझ में आ रही है? ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई जो अपने को याद रखनी है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज यहीं से देख लो आप, nc1 को राइट में ले गया, nc3 को राइट में ले गया, तो यहां से ये समझ में आ रहा है, जो यहाँ पे इवन नंबर वाले, ये इवन नंबर वाले जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है, इवन प्लेस वाले है ना, इवन प्लेस वाले जो बाइनोमियल कोफिशिएंट हैं और ओड प्लेस वाले जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं, उनका जो सम है वो क्या आएगा, बराबर आएगा। ये कोई इंटरेस्टिंग बात समझ में आ गई? अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अरे समझ में आ रही है भाई? इनका सम और इनका सम बराबर आएगा, मान लो x के बराबर है, किसके बराबर है, x के, तो x और x 2x की वैल्यू 2 की पावर n के बराबर है। अरे है कि नहीं है? ये अगर x है तो ये भी x होगा, x और x को मिलाओगे तो ही मिल जाता, 2x की वैल्यू 2 की पावर n है तो x की वैल्यू 2 की पावर n-1 के बराबर है। क्या इस बात से सहमत हैं आप लोग? तो अगर बाइनोमियल थ्योरम में मैं एक छोड़ के एक कोफिशिएंट का जोड़ निकालूं तो 2 की पावर n-1 मिल जाएगा, सबका निकालूं 2 की पावर n मिल जाएगा, ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन लगाऊं तो 0 मिल जाएगा। ये सारी प्रॉपर्टीज अपने को याद हो जानी चाहिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम के अभी तक के सफर में ये जो बातें मैंने कही हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो अपन ये वाली कहानी कर रहे थे कि भाई ये बाइनोमियल थ्योरम है, x प्लस वाई की पावर n, x माइनस वाई की पावर n ये होता है ना। और सिग्मा नोटेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको अपन, जोड़ें माइनस करें तो क्या होता है, सामने है आपके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन, 1 माइनस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन, ठीक है ना। ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होते हैं, है ना। एक टर्म में बाइनोमियल कोफिशिएंट और कोफिशिएंट दो अलग बातें होती हैं, ठीक है। सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को जोड़ोगे 2 की पावर n आएगा, इवन प्लेस वालों को जोड़ोगे या फिर ओड प्लेस वालों को जोड़ोगे 2 की पावर n-1 के बराबर आएगा, बराबर आंसर आता है, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया। बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की और कौन सी प्रॉपर्टीज हैं वो भी लिख देते हैं। चलो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की बात हो रही है तो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की प्रॉपर्टीज जो है मैंने बता भी रखी है आपको, ये होती है बाइनोमियल कोफिशिएंट की एक
ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अपने को याद रखनी है। एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस वन इक्वल टू एन माइनस आर प्लस वन बाय आर होता है ना। आर इंटू एनसीआर की वैल्यू आर इंटू आर इंटू एनसीआर की वैल्यू होती है एन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। ठीक है, सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज ये अपने को पता है। ठीक है, अब x प्लस वाई की पावर n में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती हैं? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन x प्लस वाई की पावर n कितनी होती हैं? n प्लस वन होती हैं। ठीक है, एक और बात बता दो मेरे को, x प्लस वाई की पावर n में आगे से 10वें नंबर की टर्म को पीछे से काउंट करूं तो कौन से नंबर वाली होगी? सवाल समझ गए क्या कह रहा हूं मैं? x प्लस वाई की पावर n के एक्सपेंशन में, ये लो, x प्लस वाई की पावर n का एक्सपेंशन, आगे से 5th नंबर की टर्म जो होगी पीछे से काउंट करें तो कौन से नंबर पे पड़ेगी? हम्म, टोटल टर्म्स कितनी है? n प्लस वन। टोटल टर्म n प्लस वन है ना। टर्म नंबर वन, टर्म नंबर टू, टर्म नंबर थ्री, टर्म नंबर फोर, टर्म नंबर फाइव, टर्म नंबर सिक्स, करते करते टर्म नंबर n प्लस वन आएंगी, है ना। आगे से 5वें नंबर की टर्म मैंने कहा पीछे से काउंट करने पे कौन से नंबर पे पड़ेगी? मैं कह रहा हूं n प्लस वन में से 4 माइनस कर दो, n माइनस थर्ड पोजीशन पे पड़ेगी। सीधी बात है। 4 हटा दी तो बच गई कितनी भाई? यहां पे आके रुक जाओगे आप, n माइनस थ्री। आगे से 5वें नंबर की टर्म पीछे से n माइनस थ्रीवें नंबर पे होगी। अरे समझ में आ रही है? इन जनरल मैं आपसे अगर पूछना चाहूं, इन जनरल अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आगे से आरवें नंबर की टर्म, है ना, आरथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग in the expansion of x plus y की पावर n is कौन से नंबर वाली टर्म? फ्रॉम दी एंड से कौन से वाली नंबर पे पड़ेगी? है ना, बिगिनिंग से जो rth नंबर की टर्म है वो एंड से काउंट करें तो कौन से नंबर पे पड़ेगी? चलो थोड़ा तमीज से देखते हैं, है ना। T1, T2, T3 टर्म्स हैं, करते हुए TR माइनस वन, TR प्लस वन आती जाएगी, फिर लास्ट में TN प्लस वन आ जाएगी। ठीक है, अरे समझ में आ रही है? यही तो चाहता हूं मैं कि आगे से आरवें नंबर की जो टर्म है पीछे से कौन से नंबर पे पड़े। टोटल टर्म्स है n प्लस वन, इसमें से ये सारे डिलीट कर दो आप, r माइनस वन टर्म्स डिलीट कर दो, पीछे से काउंट करेंगे तो n माइनस आर प्लस टू नंबर में पड़ती है। समझ में आ गई बात? तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में आगे से rth टर्म पीछे से n माइनस आर प्लस टूवेथ टर्म के बराबर होती है। rth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग इज सेम एज n माइनस आर प्लस टूवेथ टर्म फ्रॉम एंड। ये बातें समझ में आ गई? ठीक है, एक और बात बता दीजिए मुझे, अगर मैं, हमारा जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है, बाइनोमियल एक्सपेंशन में अगर मैं टर्म नंबर r प्लस वन निकालना चाहूं तो क्या आंसर आएगा? बाइनोमियल एक्सपेंशन आपके सामने है, x प्लस वाई की पावर n इज इक्वल टू एन सी जीरो एक्स की पावर n वाई की पावर जीरो प्लस एन सी वन एक्स की पावर n माइनस वन वाई की पावर वन, करते करते लास्ट में आ जाएगा एन सी एन एक्स की पावर जीरो वाई की पावर n। मेरा यहाँ पे इंटरेस्ट ये है कि कोई r प्लस वनवीं पोजीशन पे टर्म होगी, वो क्या होगी? देखो एन सी करके तो कुछ होगा ही होगा,
होगा ना। पहली टर्म में 0 है, दूसरी में 1 है, थर्ड वाली में 2 होगा, तो r+1 वाली में r होगा। ठीक है भाई। x की पावर कुछ n माइनस होगी, जो वैल्यू यहां है वही माइनस यहां हो रहा होगा, और वही y की पावर होगी। समझ में आ रही है? तो ये हो गई TR+1v टर्म, TR+1 हो गई। तो ये जो TR+1 होती है, इसको बोलते हैं जनरल टर्म। क्या बोलते हैं? जनरल टर्म का फॉर्मूला ये है, जनरल टर्म। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई हमसे जनरल टर्म पूछ लेता है तो हम बोलेंगे कि जी TR+1वीं टर्म को जनरल टर्म बोलते हैं, और जनरल टर्म का ये होता है फॉर्मूला। बहुत सारे सवाल इसी फॉर्मूले के दम पे किए जा सकते हैं। समझ में आ गई बात? सिंपल सी बात है। चलो जी, बहुत ही बढ़िया। क्लियर है ना? जनरल टर्म का फॉर्मूला क्लियर है ना? TR+1, TR+1 का फॉर्मूला अगर अपने को क्लियर है, तो एक बात और की जाती है कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बताइए। एक बात और की जाती है कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बताइए। इसका क्या मीनिंग होता है? टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बताइए, है ना? नहीं, हर बार लास्ट टर्म थोड़ी होगी। अगर मैं कहूं x+x की पावर -1 और इसकी पावर 100 है, मैं कहूं टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बताइए इसके अंदर, तो क्या लास्ट में टर्म होगी क्या टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स? नहीं, कोई होगी एक बीच में जिसमें x की टोटल पावर 0 आ रही होगी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वो टर्म होती है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इज दैट टर्म in which total power of x is equal to 0। सारी एक्यूमुलेट कर लो उस टर्म की पावर, टोटल पावर x की, और वो अगर 0 आ जाए, x की टोटल पावर निकाल लो और उसको 0 के बराबर कर दो, वो हो जाएगी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। कोई हमसे पूछता है इसके एक्सपेंशन में टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x बताइए, है ना? अगर कोई हमसे सवाल पूछता है कि जी इसके एक्सपेंशन में टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बताइए, तो कैसे बताएंगे? इसके एक्सपेंशन में टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स अगर हमें बतानी होगी, तो जब दोनों की पावर सेम होगी। दोनों की पावर सेम कब होगी? 50-50 पावर चली गई हो दोनों पे। तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स अगर इसमें आप निकालना चाहते हैं तो वो आएगी 100c50 x की पावर 50 1/x की पावर 50। सहमत है क्या इस बात से आप? तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आएगी 100c50, निकाली जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और समझ में आएंगी बातें। ठीक है, एक आइडिया दे रहा हूं बस मैं आपको कि कभी भी ऐसी बात कोई करता हुआ मिल जाए कि यार टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालो, तो आप ये समझ जाना वो चाहता है कि जिस टर्म में एक्स की ओवरऑल पावर 0 आ रही हो वो वाली टर्म हम निकालें। ठीक है, एक छोटी बात और कर लेते हैं अपन बात कर लेते हैं मिडल टर्म की, है ना? मिडल टर्म की। तो x+y की पावर n में मिडल टर्म कौन सी होती है? x+y की पावर n में, है ना, एक्सपेंशन कौन सा है ना? x+y की पावर n, x+y की पावर n में मिडल टर्म कौन सी होगी सर? x+y की पावर n में टोटल टर्म कितनी होगी? n+1। n+1 टर्म्स में मिडल कौन सी होती है? देखते हैं। जब हमारे पास 5 टर्म्स हों तो 5+1/2 तीसरे नंबर की टर्म मिडल होती है ना? ध्यान से सुनना, जब n इवन होगा, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं आपको, इफ n इज इवन, जब n इवन होगा तो n+1 ओड होगा कि नहीं होगा ओड? और जब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ओड होती हैं तो मिडिल टर्म मात्र एक होती है, और वो कौन सी होगी? टर्म नंबर n+1 +1/2। ये जो टर्म होगी ये मिडिल टर्म होगी।
अरे समझ में आ रही है? 7 टर्म्स में 7+1/2 फोर्थ वाली टर्म मिडल होगी। अरे समझ में आ रही है क्या भाई? समझ में आ रही है क्या? 51 टर्म्स हैं तो 51 में 1 जोड़ो, 52 डिवाइड बाय 2, 26th मिडल मिलेगी अपने। मिडल टर्म का सिंपल फंडा है ये, ठीक है। तो यहां से अपन एक चीज तो ये बोल सकते हैं कि n+1 मेरा ओड होगा और t n+2/2 मिडल होगी। ये बात से सहमत हैं आप? t n+2/2 will be middle term, will be middle term। क्या इस बात से सहमत है क्या? ठीक है। n मेरा इवन है ना, तो इंटरेस्टिंग बात क्या है, इसको n/2+1 भी तो लिख सकते हैं ना, है ना। इसको अगर n/2+1 लिखेंगे तो भी कोई टेंशन नहीं है। तो मैंने लिख दिया t, ये अच्छा लगेगा और देखने में, n/2+1 भी जो होगी वो मिडल होगी। n इवन है, आधे से डिवाइड कर दो, +1 कर दो, खट से आपकी मिडल टर्म आ जाएगी। x+y⁴n के एक्सपेंशन की बात कर रहा हूं ये मैं, ठीक है। इसमें मिडिल टर्म आ जाएगी, ठीक है जी। बढ़िया है एकदम, ये जो फॉर्मूला है एकदम ये दिख जाना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए, और अगर n की वैल्यू मान लो हो गई आपकी ओड, इवन नहीं हुई, है ना। अगर n हो गया आपका ओड, n हो गया ओड, तो n+1 हो जाएगा इवन। क्या हो जाएगा? n+1 हो जाएगा इवन। जब टर्म्स इवन होती हैं, टर्म्स इवन होती हैं, तब दो टर्म्स मिडल होती हैं। तब क्या होती हैं? दो टर्म्स मिडल होती हैं। ये 6 टर्म्स हैं टोटल, 2 से डिवाइड कर दो, एक तो थर्डवें नंबर की और एक इसमें एक ऐड कर दो, फोर्थवें नंबर की मिडल होगी। समझ में आ रही है? जब टोटल टर्म 6 हैं तो 6/2 कर दिया, टोटल टर्म 10 हैं 10/2 कर दो, टोटल टर्म 50 है तो 50/2 कर दो, और टोटल टर्म n+1 है तो n+1/2 कर दो, वो मिडल होगी। n+1/2 कर दो, एक तो वो मिडल होगी, और इससे एक अगली, इसमें एक जोड़ोगे तो n+3/2 वाली मिडल होगी। सहमत हो इस बात से आप? अरे समझ में आ रही है क्या भाई? एक तो 6 में बाई 2 कर दो, ये मिडल होगी, और फिर इसमें अगला एक और जोड़ दो, ये मिडल होगी, ठीक है। तो n की वैल्यू ओड है तो n+1 इवन हो गया। अब इवन में बाई 2 कर दो, एक तो ये मिडल हो गई, फिर इसमें +1 करोगे तो एलसीएम होकर के n+3/2, है ना। t n+3/2 मिडल होंगी। अरे समझ में आ रही है क्या? तो मिडल टर्म का फॉर्मूला भी अपने को समझ में आ रहा है यार। ये फॉर्मूला जो है ना, ये है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिडल टर्म का सवाल कई बार आ जाता है। आई होप आपको पूरी क्लैरिटी आ गई होगी। देख लें आप आराम से, है ना। n जब ओड है, ओड है जब n, हाँ, तो n+1 इवन हो जाएगा, इसकी नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो जाएंगी, ठीक है ना। हाँ हाँ, बात समझ में आ गई? क्लियर है एकदम? ये फॉर्मूले वगैरह देख लो, आराम से देख लेते हैं एक बार इनको। तो फॉर्मूले अपने एकदम क्लियर हो गए, इंडिपेंडेंट फैक्ट समझ में आ गया, जनरल टर्म भी अपने को समझ में आ गया है, ठीक है। लिख लो एक बार इन सारी चीजों को, ठीक है। तो वापस बाइनोमियल पे आते हैं, सवाल करते हैं बाइनोमियल को और गहराई तक लेके जाते हैं। तो एनसीआर और फैक्टोरियल के फंडे देख लिए, और फंडे कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी हमने देखे हैं, ठीक है। तो यार अब देखिए, एक प्रॉब्लम लिखते हैं बाइनोमियल पे। मैं बोल रहा हूं कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 इन द एक्सपेंशन, इन द एक्सपेंशन ऑफ, find the coefficient of x की पावर 3 in the expansion of 1 plus x minus 2x square into 2 plus x की पावर 100। आपके सामने सवाल है, मैंने कहा है कि ये जो एक्सपेंशन है, इस एक्सपेंशन में x की पावर 3 का कोफिशिएंट क्या होगा? सोचिए, निकालने की कोशिश कीजिए, बताइए।
फिर मैं डिस्कस करूंगा। देख लें एक बार, 1 प्लस एक्स माइनस 2x² है ना, इनटू 2 प्लस एक्स की पावर 100 है। इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 100c0, ध्यान से सुनो, 2 की पावर 100 इंटू एक्स की पावर 0, ऐसा कुछ आता है, प्लस 100c1 2 की पावर 99 इंटू एक्स प्लस 100c2 इंटू 2 की पावर 98, एक्स की पावर हो गई 2, प्लस प्लस करोगे तो फिर आएगा 100c3 2 की पावर 97 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस 100c4 2 की पावर 96 एक्स की पावर 4। भाई बाइनोमियल ओपन करना तो बताया था ना कल, x की जगह मैंने बस 2 लिख दिया और y की जगह मैंने x लिख दिया, यही तो किया है। और लास्ट वाली टर्म हो जाएगी 100c100 2 की पावर 0 और सारी पावर चली जाएगी x के ऊपर, ठीक है। अब जब ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी तो 1 को सारी टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर x को सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर -2x² को सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो मल्टीप्लाई करके फिर बहुत कुछ आ जाएगा। अपना इंटरेस्ट x³ में होना चाहिए, तो x³ में अपना इंटरेस्ट होना चाहिए। और अपने को निकालना है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x³ देखो कब आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x³ जनरेट होगा जब ये वाला जो 1 है, ये वाला जो 1 है, ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए। ये वाला जो 1 है, ये 1 जब इस x³ के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, x³ वाली ये जो टर्म है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए, तो x³ का कोफिशिएंट जनरेट होगा। और x³ का कोफिशिएंट कब जनरेट होगा, जब ये जो x है, ये x इस वाली टर्म के साथ जब मल्टीप्लाई होगा, तो x और x² मिलकर के x³ बनाएंगे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जब -2x² है, -2x² जब इस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, x² इंटू एक्स मिलके फिर से x³ बनाएंगे। तो कोफिशिएंट में इंटरेस्ट है मेरा, तो कोफिशिएंट कितना होगा जी, 1 को जब इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 100c3 इंटू 2 की पावर 97 आ गया, है ना। फिर x को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 100c2 इंटू 2 की पावर 98 आ गया, ठीक है। और यहां -2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो -2 को मल्टीप्लाई करोगे तो -2 इंटू 100c1 इंटू 2 की पावर 99, ये हो गया x³ का कोफिशिएंट। अब ऑप्शन में जो शकल हो उसके हिसाब से आप टिक कर दो, है ना। तो भाई इसको अपन यूं लिख सकते हैं, ये तो हो गया 2 की पावर 100, ठीक है। तो ये हो गया 2 की पावर 100 इंटू 100, ठीक है ना। तो माइनस में 100 इंटू 2 की पावर 100 हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर ये छोटी पावर कर देते हैं इसके साथ, 100c2 इंटू 2 की पावर 98 हो गया। और फिर ये हो गया आपका प्लस 100c3 इंटू 2 की पावर 97। अब इतनी बड़ी बड़ी पावर तो कोई इवेलुएट करता नहीं है, तो यही एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको आंसर। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, है ना। कॉन्सेप्ट आपको समझना है, x³ का कोफिशिएंट कैसे निकाला। ठीक है, करेक्ट है, लिख लीजिए करेक्ट है तो चलें जरा कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अभी। कुछ क्या, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अभी, है ना, मजा आएगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 30 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस 3x प्लस 3x² प्लस x³ की पावर 100। इस एक्सपेंशन में आप x की पावर 30 का कोफिशिएंट मुझे बताने का कष्ट करें। वेरी सिंपल प्रॉब्लम,
कीजिए अटेम्प्ट पहले आप। चलिए देख लीजिए, मैं बता देता हूं आपको। ये वाली जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी पे खट से थोट चला जाना चाहिए था आपको। एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स और 1 है, और ये बीच में 2 और 3 है, तो ये 1 प्लस एक्स की पावर 3 लिखा हुआ है, और इसकी पावर है 100। ठीक है ना, तो इसको लिख दिया अपन ने 1 प्लस एक्स की पावर 300। ठीक है, जब 1 प्लस एक्स की पावर 300 को अपन ओपन करते हैं तो ऐसा आता है 300c0, 300c1x, है ना, 300c2x स्क्वायर, यूं करते हुए ऐसा सीन आता है ना, ऐसा सीन आएगा। फिर बीच में कहीं x की पावर 30 भी आएगा, तो उसका कोफिशिएंट हो गया 300c30, आ करके फिर सीन आगे चला जाएगा। ठीक है, तो x की पावर 30 के कोफिशिएंट को देखोगे तो वो हो गया 300c30। सो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 30 हो गया आपका 300c30। ठीक है जी, ऐसे प्रॉब्लम करने आने चाहिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, है ना, एक ही बात है। 300c30 और 300c270 तो बराबर होते हैं, है ना, 300c270 भी इसका आंसर बोल सकते हो। ठीक है ना, ये यहाँ पे पहचान में आना चाहिए कि यार ये जो चीज है ना, ये 1 प्लस एक्स की पावर 3 लिखी हुई है, और ये बात पहचान में आ भी जाती है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्लियर है सबको। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 15 इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 10, x माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 10। ठीक है ना, इसके एक्सपेंशन में आप x की पावर 15 का कोफिशिएंट बताइए। सिंपल प्रॉब्लम है भाई ये तो। x माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 10 को अगर हम इसमें से x कॉमन ले लें तो x की पावर 10 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 10 ऐसे हो जाएगा। अगर हम इसमें x की पावर 15 का कोफिशिएंट बताना चाहते हैं तो इसमें x की पावर 5 के कोफिशिएंट पे नजरें आपको टिकानी पड़ेंगी। तो ये हो गया आपका 10c0 माइनस 10c1x प्लस 10c2x स्क्वायर माइनस 10c3x क्यूब प्लस 10c4x की पावर 4 माइनस 10c5x की पावर 5 एंड सो ऑन। ये सिलसिला चलता रहेगा। x की पावर 15 बनेगा जब ये वाली चीज इस वाली चीज के साथ मल्टीप्लाई होगी, और मल्टीप्लाई होकर के आप देख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 15 जो है, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो x की पावर 15 बनेगा। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 15 हो गया -10c5 आंसर, है ना। तो इस तरीके के प्रॉब्लम तो इजीली निकाले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, एक टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालते हैं। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, फाइंड द टर्म independent of x in the expansion of x square plus 1 by x की पावर 12। x स्क्वायर प्लस 1 by x की पावर 12 में वो टर्म बताइए जो x के इंडिपेंडेंट हो। बताइए, सोचिए, ट्राई कीजिए। देखिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ये जो फॉर्मूला है TR+1 इक्वल टू NCR x की पावर n माइनस R y की पावर R वाला बहुत पावरफुल फॉर्मूला है। अगर मैं इसकी कोई भी जनरल टर्म लिखना चाहूं तो आप बोलेंगे वो हो जाएगी 12CR एक्स स्क्वायर की पावर 12 माइनस R इंटू
1/x की पावर r लिखी जा सकती है क्या? कोई भी जनरल टर्म ऐसे लिखी जा सकती है, ठीक है। अब मैंने कहा ये हो गई 12CR इंटू एक्स की टोटल पावर कितनी हो गई भाई? एक्स की टोटल पावर हो गई 24 माइनस 2R, और यहां से एक माइनस R हो गई। तो अगर आप टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहते हो तो मेरा इंटरेस्ट उस टर्म में है जिसमें ये खोपड़ी जीरो हो जाए एकदम। अगर ये जीरो हो गई, ये जीरो हो गई, तो वो वाली जो टर्म रही होगी वो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आई होगी। अरे समझ में आ रही है क्या? R इक्वल टू 8 पुट कर दो भाई, R इक्वल टू 8 पुट कर दो तो नाइन्थ टर्म रही होगी। कितनी रही होगी? 12C8 और x की पावर 0 रही होगी। तो नाइन्थ टर्म इज द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, है ना। नाइन्थ टर्म इज द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। x के इंडिपेंडेंट जो टर्म रही होगी वो नाइन्थ टर्म रही होगी। क्लियर हो गई भी बातें सारी? हाँ जी, क्लियर हो गई। क्या करा है? TR+1 का फॉर्मूला लिखा है, x की सारी पावर इकट्ठी करके कर दी 0 के बराबर। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालने का एकदम साधारण तरीका है ये, आप निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला लगाना है, खट खट खट, ये सारे स्टेप्स हैं, आप इन स्टेप्स का इस्तेमाल कीजिए और मजे लीजिए। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का यही है खेल सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का कहना है कि द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 in the expansion of 2x square minus 1/3x की पावर 11 is, बताइए x की पावर 6 का कोफिशिएंट इस एक्सपेंशन में कितना होगा? सोचिए, अटेम्प्ट कीजिए, बताने का प्रयास कीजिए। देखिए जरा इधर, ऑब्जर्वेशन जो है ना बहुत पावरफुल चीज होती है। वैसे तो इसको करने का तरीका वही TR+ में लिखना है और आगे करना है, मगर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आप यूं देखिए, अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं 1/x की पावर 11 2x³ माइनस 1/3 की पावर 11 तो लिख सकता हूं क्या? 1/x को कॉमन ले लिया मैंने भाई जबरदस्ती, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जब इसका एक्सपेंशन होगा तो इसकी पावर 0 आएगी, 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी। इसकी पावर 0 आएगी, इसके साथ मिलके x की पावर 6 तो नहीं बनेगा, 1 आएगी तो भी नहीं बनेगा, 2 आएगी तो भी नहीं बनेगा, 3 आएगी तो भी नहीं बनेगा। ये 3 का मल्टीपल आएगा, 3 के मल्टीपल में से 11 को माइनस करके 6 बना सकते हो क्या आप? 3 के मल्टीपल में से मैक्सिमम पावर कितनी आएगी? 33, है ना। 33, 30, 27, 24, 21, 18, 15, 11 माइनस करो आप, 7 बन गया, 6 तो नहीं बना, 10 बन गया, 4 बन गया, 6 तो नहीं बन रहा। तो x की पावर 6 कभी बनेगा नहीं, तो कोफिशिएंट 0 हो गया। अगर कोई पूछे 1+x के होल स्क्वायर में x³ का कोफिशिएंट कितना है, बोलोगे भाई x³ बिल्कुल है, यहाँ पे x की पावर 4 भी है, सारे कोफिशिएंट 0 है मगर इनके। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही?
तो ये तो बिल्कुल एकदम ऑब्जर्वेशन से ही अपन ने बता दिया कि यार ये तो कोफिशिएंट इसका क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना, है ना। तो ये देखिए जो कोफिशिएंट्स जो यहाँ पे आगे भी संभावनाएं जो भी हैं, जो भी यहाँ पे संभावनाएं थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। ठीक है, इसका वैसे तरीका क्या होता, आप TR+1 लिखते, TR+1 लिखते तो वो 11CR 2x² की पावर 11 - R इंटू -1/3x की पावर R आती। ये भी देख लो आप, TR+1 लिखते है ना, वो कितना आता है 11CR 2x² की पावर 11 - R इंटू -1/3x की पावर R ऐसा आता। और फिर 11CR इंटू 2 की पावर 11 - R हो जाता, -1/3 की पावर R हो जाता। और x की पावर देखोगे तो ये हो जाता 22 - 2R तो यहाँ से, और -R यहाँ से। आपको x की पावर 6 चाहिए, तो आप बोलोगे कि यार ये वाली जो वैल्यू है ये 6 के बराबर देखते हैं किस टर्म में हो रही है। तो मैंने जैसे ही इस वैल्यू को 6 के बराबर करा तो 6 को उधर ले गया तो ये हो गया 16 इक्वल टू 3R। R की वैल्यू 16/3 आ गई। R की तो इंटीग्रल वैल्यू होती हैं, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। इसका मतलब कोई R ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, कोई टर्म ऐसे एग्जिस्ट नहीं करती जिसमें x की पावर 6 आती हो। समझ में आ रही कि नहीं? ये पॉसिबल नहीं है। R की वैल्यू ऐसा पॉसिबल, नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है, R की फ्रैक्शनल वैल्यू इस प्रकार से पॉसिबल नहीं है ना, नॉट पॉसिबल। आर की वैल्यू कहां से संभव है, आर की वैल्यू 0 संभव है क्या? बिल्कुल है, टर्म नंबर 1 बनती है वहां पे। आर जो होता है आर जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोलोगे तो मैं बोल दूंगा होल नंबर होना चाहिए। आर जो होता है, आर एक होल नंबर होता है, मगर ये होल नंबर नहीं है। तो x की पावर 6 का जो कोफिशिएंट है वो होगा 0। समझ में आ गई बात? कर सकते हैं इस प्रकार के प्रॉब्लम्स को, इस तरीके के प्रॉब्लम आ जाते हैं भाई, होनी चाहिए। मेरा तो हमेशा मानना ये है, पेन तब उठाओ जब ऑब्जर्वेशन से बात, ऑब्जर्वेशन कर लो, सारे काम कर लो, फिर सोल्व करने की जरूरत पड़े तो कर लो। नॉर्मली इसका सोल्यूशन ये होता है ना, मगर एक सोल्यूशन इसका ये भी दिया जा सकता है। ठीक है जी, चलिए फिर आगे करते हैं प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का कहना है, अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड द टर्म independent of x in the expansion of x plus 1 upon x की पावर 2/3 माइनस x की पावर 1/3 प्लस 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस x की पावर 1/2 इसकी पावर 10। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं वो भी आपके सामने मैं लिख दे रहा हूं। ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं कि भाई टर्म नंबर 5 विच इज 210, टर्म नंबर 5 विच इज माइनस 210, टर्म नंबर 4 विच इज 180, टर्म नंबर 4 विच इज माइनस 180, है ना। क्वेश्चन ध्यान से देख लो आप आराम से, और आपको इसके एक्सपेंशन में टर्म बतानी है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, है ना। ये प्रॉब्लम मैंने देखा था 2008 में पहली बार, नहीं 7 में पहली बार नहीं देखा, 6 में देखा था, 5 में, 2005 में पहली बार मैंने ये प्रॉब्लम देखा था एक फॉरेन ऑथर की बुक में, है ना। कुछ साल के बाद जेई का मैं पेपर देख रहा था, तो जेई एडवांस के पेपर में मुझे सेम क्वेश्चन दिखा तो काफी खुशी हुई। कुछ साल के बाद जेई मेंस के पेपर में सेम क्वेश्चन आया, कुछ साल के बाद फिर से आ गया,
अब जो जेईई मेन के पेपर हुए हैं उनमें 2 बार ही आ गया है ना। तो मैंने कहा चलो ये मैं हमेशा से पिछले कई सालों से क्लास में मैं इस क्वेश्चन को कराता ही रहता हूँ है ना। मेरा ये वन ऑफ द, तो ये मैं तब तक कराता रहूंगा जब तक इसके आने की संभावनाएं खत्म ना हो जाए। अभी भी इसकी संभावनाएं बनी हुई हैं आने की, कभी भी आ सकता है। इतने पेपर होते हैं, अगले 2 साल में फिर से क्या पता रिपीट हो जाए है ना। सोचिए इसके ऊपर, अटेम्प्ट कीजिए, कोशिश कीजिए, फिर मैं बता दूंगा आपको। 2 मिनट का समय लेकर के आप अपना एक मैक्सिमम एफर्ट लगाइए इस पे। चलिए जरा सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये जो x+1 है ना, x+1, एक बार इसको देखो आप अच्छे से। आप अगर देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा ऐसे करके। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, कर सकते हैं ना ऐसे, कर सकते हैं, क्या दिक्कत है, करेंगे, कर क्या सकते हैं, कर दिया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको नीचे लेके जाओगे तो आपको अलजबरा समझ आएगा इसका कि भैया ये वाली जो चीज है ये तो x की पावर 1/3 प्लस 1 के बराबर है। कौन से वाली चीज, ये वाली चीज, ये जो चीज है ये है x की पावर 1/3 प्लस 1 के बराबर। ठीक है जी। अब इस वाली चीज पे फोकस कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। x-1 जो है, हाँ x-1 हो गया आपका √x-1 √x+1, और ये है x-√x। तो x-√x जो है, √x कॉमन ले लोगे तो ये है √x-1, तो ये काट दिया। जैसे ये काटोगे √x/√x तो 1 हो गया, 1/√x हो गया x की पावर -1/2। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अरे समझ में आ रही है भाई। √x से √x कैंसिल हो गया, 1 हो गया, 1/√x हो गया x की पावर -1/2। तो ये क्वांटिटी हो गई आपकी माइनस में 1 माइनस में x की पावर -1/2 की पावर 10। तो मुद्दे की बात यहाँ पे ये है कि आपके पास x की पावर 1/3 माइनस x की पावर 1/2 की पावर 10 लिखी हुई है, उसके अंदर आपको टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x बतानी है। एक तो ये समझ लें अपन, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन तो अपनी अलग अलजेब्राइक कैलकुलेशन थी, ठीक है। तो भाई फिर कैसे बताएंगे जरा, इसमें TR+1 का फॉर्मूला लिख लेता हूं। TR+1 का फॉर्मूला हो गया NCR, है ना, NCR x की पावर n-r y की पावर r, x की पावर n-r y की पावर r। ठीक है, तो ये हो गया आपका 10CR x की पावर, है ना, x की पावर कितनी हो गई आपकी 10 - r/3 हो गई, और यहां से -r/2 हो गई, है ना, और -1 की पावर r भी है ना, यहाँ पे -1 की पावर r भी है। ठीक है, तो अगर आप टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहते हो तो आप इस पूरी कहानी को जीरो करना चाहते हो, है ना, कर देते हैं जीरो। हम चाहते हैं 10 - r/3 -r/2 0 हो जाए, मतलब हम ये चाहते हैं कि ये चीज 0 हो जाए, 20 - 5r 0 हो जाए, r की वैल्यू 4 आ जाए। r की वैल्यू 4 आने का मतलब हम ये चाहते हैं, r की वैल्यू 4 आ गई तो यहाँ पे t5 आ जाए, यहाँ पे t5 आ जाए, है ना, यहाँ पे t5 अगर आ गया, r की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 10c4 आ जाए, 4 पुट करेंगे तो 1 आ जाए, ये हो गया आपका x की पावर 0, है ना। तो t5 जो हमें मिली वो मिली 10c4 x की पावर 0, है ना, और 10c4 कितना होता है, 10 × 9 × 8 × 7/4 फैक्टोरियल 24, ये जो है 210 होता है। जो टर्म नंबर 5 है वो होगी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, और उसकी वैल्यू जो होगी वो होगी 210,
ये हमारा आंसर हो गया। सिंपल सा ही सवाल है, ब्यूटीफुल सा सवाल बोल सकते हो आप। अलजबरा इस प्रकार का जो है इस्तेमाल हो रखा है, हो जाता है कई बार, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भाई कोफिशिएंट बताइए आप x की पावर 50 का। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 50 in the expansion of 1 plus x की पावर 1000 प्लस 2x इंटू 1 प्लस x की पावर 999 प्लस 3x स्क्वायर इंटू 1 प्लस x की पावर 998 एंड सो ऑन 1001 इंटू एक्स की पावर 1000। ठीक है जी, ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन है 1002 C50। बी ऑप्शन अपने पास है 1002 C51। सी ऑप्शन है 1005 C50 और डी ऑप्शन है 1005 C48। ठीक है जी, क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 50 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 1000 हो गया, प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 199। यूं करते करते आपके सामने जो है ये लिखा हुआ है ना। इस पूरे में x की पावर 50 का जो कोफिशिएंट आएगा, बताइए क्या टिक करेंगे अपन, है ना। मजेदार अटेम्प्ट दें एक, सीरियसली इस सवाल को, फिर मैं सॉल्व करूंगा। चलिए भाई, अटेम्प्ट दे दिया आप लोगों ने, सॉल्व करते हैं इस सवाल को। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एजीपी नजर नहीं आया क्या इसमें? क्या ये एजीपी है क्या? थोड़ा स्टाइलिश एजीपी है थोड़ा। अगर आप इसमें अगर एस मान लें, इसको एस मान लें अगर इसको अपन, है ना, अगर अपन इसको एस मान लेते हैं, देखो पूरा मैं तसल्ली से सॉल्व करके दिखा रहा हूं आपको इस सवाल को। कई सारी चीजें मुझे लगता है सीखने को मिलेंगी, है ना। ये यूं कर दिया मैंने 1001 x की पावर 1000, है ना। एजीपी है, ये बात समझ में आ रही है क्या? एपी है 1 2 3, और इसको जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो x अपॉन 1 प्लस एक्स से, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये हो रहा है। तो विद कॉमन रेशियो दिस, ये कॉमन रेशियो है x अपॉन 1 प्लस एक्स। समझ में आ रही है? तो एजीपी की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं? आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो x अपॉन 1 प्लस एक्स से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट तो ऐसा हो गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया x अपॉन 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करके x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 999। इसको करोगे तो हो गया आपका 2x स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 998, और ऐसे करते हुए यहां पे आ जाएगा 1000 x की पावर 1000। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? पावर ये सेम आ रही है और इससे एक छोटा यहाँ पे कोफिशिएंट आ रहा है, ऐसा ही आएगा। और अगली एक और टर्म भी आएगी मेरे हिसाब से, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे वो आ जाएगा 1001, इसको मल्टीप्लाई करोगे ना x अपॉन 1 प्लस एक्स से, तो x की टोटल पावर इतनी हो जाएगी। क्लियर है ना? ऐसा सीन हो गया। अरे समझ में आ रही है? अब क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, सबट्रैक्ट कर देते होंगे, ऐसा ही करते हैं, सबट्रैक्ट कर लेते हैं भाई। देखो माइनस कर देते हैं, ये लो सबट्रैक्शन कर लेते हैं, ये लो कर लेते हैं सबट्रैक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। दिस माइनस दिस करो तो कितना आ जाएगा, 1 में से
x अपॉन x प्लस 1 जब माइनस करोगे तो यहाँ पे 1 अपॉन x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक, अब यहां वाली टर्म जो है ये मैंने यूं की यूं लिख दी। ओके जी, ये कितना बनेगा? ये बनेगा x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 999। ये बनेगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 998। ऐसा करते हुए बन जाएगा। लास्ट में बनेगा x की पावर 1000। ठीक है, ये कुछ सीन हो गया ऐसा। और लास्ट में हो गया -1001 x की पावर 1001 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स। ऐसा कोई सीन हो गया है। क्लियर है? चलो जी, मेरा मन कर रहा है 1 प्लस एक्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके इसको काट देंगे, इसको काट देंगे। तो यहां से देखिए s जो आ गया है वो 1 प्लस एक्स की पावर 1001 हो गया। ये तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है। और ये एक जीपी है क्या? नहीं, जीपी है ना, जीपी है ये। और कितनी टर्म्स है इस जीपी में? जीपी है, इस जीपी का जो आर है वो कितना है? x अपॉन 1 प्लस एक्स। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें? है ना, देखो पूरी जो टोटल टर्म्स इसमें थी वो कितनी थी? 1001 थी, एक हटा दी तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 1000 है। ओके जी, तो जीपी का सम कर देते हैं, है ना। ए इसकी लिख लो ए, ये लो ये ए, आर की पावर एन, ये लो भाई आर की पावर आपका एन -1 अपॉन आर -1। ऐसा हो गया। और माइनस में लिखा हुआ है 1001 x की पावर 1001। ये चीज तो उससे कैंसिल हो ही जाएगी। अरे यहां तक समझ में आ गई बात? घबराना बिल्कुल नहीं है। s देखते हैं, s हो गया 1 प्लस एक्स की पावर 1001 प्लस x इंटू प्लस x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 999 इंटू देखो जरा, यहां लेके गए 1 प्लस एक्स की पावर 1000, एक्स की पावर 1000। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं x की पावर 1000 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर 1000, है ना। और डिवाइड में भी कुछ है। डिवाइड में क्या है? डिवाइड में 1 प्लस एक्स की पावर 1000 है। ठीक है ना, तो डिवाइड में जो 1 प्लस एक्स की पावर 1000 है ये भी लिख दिया, 1 प्लस एक्स की पावर 1000 लिख दिया, इनटू, है ना, इनटू ये वाली चीज कितनी हो गई? ये हो गई आपकी -1 अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, अरे समझ में आ रही है क्या? ये हो गई -1 अप, पेशेंस रखने वाला प्रॉब्लम है। -1 अपॉन 1 प्लस एक्स हो गई। ठीक है जी, और लास्ट में -1001 इंटू एक्स की पावर 1001। लास्ट में है 1001 इंटू एक्स की पावर 1001। ठीक है जी, इतना हो गया, है ना। तो s जो है वो है 1 प्लस एक्स की पावर 1001 प्लस, अब देखो ये पलटी मार के 1 प्लस एक्स की पावर 1000 हो जाएगा और वो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया काम हो गया है। तो आप देखिए यहाँ पे x की पावर आ गई आपकी 1001 और माइनस हो गया x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 1000, है ना, माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 1000। और ये आ गया आपका -1001 इंटू एक्स की पावर 1001। ठीक है, अरे समझ में आ रही है क्या? तो s जो है s को देखोगे तो एक तो बाइनोमियल यहाँ पे बन गई 1 प्लस एक्स की पावर 1001। ठीक है, और इसका इसके साथ सेटिंग अगर कर देते हैं अपन तो ये हो गई आपकी माइनस में 1000 इंटू एक्स की पावर 1001 हो गई है। तो ठीक है ना, एक को इसके साथ एडजस्ट कर दिया मैंने और एक बाइनोमियल कुछ यहाँ पे नजर आ रही है अपने को, ये लीजिए जी,
ये सारा सीन हो गया, ठीक है, सिंप्लीफाई होने के बाद। ठीक है, अब मेरे से पूछा क्या गया है, x की पावर 50 का कोफिशिएंट बताओ, तो इधर से x की पावर 50 आएगा और इधर से x की पावर 50 आएगा। अरे समझ में आ रही है, और कहीं से तो नहीं आएगा ना, तो x की पावर 50 इधर से आएगा और इधर से आएगा, इधर से तो आना नहीं है। तो कोफिशिएंट अगर देखें, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 50, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 50 देखें तो यार वो हो गया आपका 1001c50, तो यहां से आ गया और इधर से 49 आएगा और ये मिलके 50 हो गया। ठीक है, माइनस 1000c49। क्या इस बात से सहमत है आप लोग? सहमत है ना भाई पूरे? समझ में आ रही है? अब मुझे एक छोटी सी बात और बता दें, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं 1000c50 और 1000c49 को जोड़ना चाहता हूं, NCR और NCR-1 को जोड़ना चाहता हूं, तो आप बोलेंगे n+1CR बोल देंगे आप। ठीक है, तो अगर मैं आपसे यह कहना चाहूं कि 1001c50 में से इसको इधर लाके माइनस करो, तो ये इसके बराबर होगा, तो इसमें मुझे नहीं लगता आपको कोई आपत्ति होनी चाहिए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है ना? ये प्रॉब्लम ऐसा है कि यहाँ पे जो अच्छे बच्चे होते हैं यहाँ पे भी आके अटक जाते हैं, फिर अरे ऑप्शन कैसे टिक करें, अब ऑप्शन तो क्योंकि ये है नहीं, और बदमाश आईआईटी वाले होते हैं, एक ऑप्शन में ये लिख देते हैं और दूसरे में ये लिख देते हैं, बढ़िया काम हो जाता है जे एडवांस में। तो मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट वाले में क्योंकि आदमी इसको तो टिक कर देता है, उसमें तो वही एक ऑप्शन भी सही हो सकता है, सोचता दूसरा तो मैच ही नहीं कर रहा, अरे दो आ रहे हैं एक थोड़ी आ रहा है, ऐसे ऐसे करके, तो वहां पे भी दिक्कतें हो जाती हैं। तो इसका आंसर आ गया 1000c50। तो ये मैंने टिक कर दिया। कुछ है क्या 1000c50? कहीं पे भी नहीं है। अरे यार क्या हो गया ये हमारे साथ 1000 है, 1000c50 क्यों नहीं है इसमें? 1000 कुछ कहीं पे मैंने लफड़ा कर दिया क्या? 1001c50, लेट्स सी द कैलकुलेशन, लेट्स सी द कैलकुलेशन। ये ठीक हो रहा था यहां तक, तो 1 + x की पावर 1001 चली गई थी, मैंने इस 1 + x से, इस 1 + x से मैंने यहां मल्टीप्लाई किया था क्या? इसमें मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने, ये जो 1 + x है ना, इससे मैंने यहां मल्टीप्लाई कर दिया, इधर वाले मसाले में तो मल्टीप्लाई मुझे नहीं लगता मैंने किया था, है ना? a इंटू r की पावर n-1, इधर मल्टीप्लाई करना चाहिए था ना एक 1 + x। अरे समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? तो ये 1 + x से यहां मल्टीप्लाई करना में जो है इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा, फिर ये 1000 एक आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना? तो इसी को मैं यहाँ करेक्ट कर देता हूँ, ये 1000 आ जाएगा, तो यहाँ पे एक 1 + x बच जाएगा भाई। ठीक है, तो एक मिनट के लिए इसको यहाँ पे 1000 कर देते हैं, ये कर दिया, यहाँ पे हमने 1000 कर दिया, कोई बात नहीं, यहाँ पे 1000 कर देते हैं अपन, है ना? तो एक 1 + x बच जाएगा यहाँ पे ना फिर। हम्म नजर लग गई, ये वापस कर देते हैं भाई। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से वापस कर देता हूं मैं, ये हो गया 1 + x की पावर 1001 प्लस प्लस यहाँ पे हो गया आपका x। अच्छा, एक ये माइनस है, इस माइनस को लिख देता हूँ यहाँ पे, तो माइनस, ठीक है, एक तो ये माइनस बचा हुआ है ना, इंटू 1 + x, है ना, x बचेगा और ये कैंसिल हो गया है ना, तो 1 + x पलटी मार जाएगा ऊपर। ठीक है, और ये हो गया आपका x की पावर 1000, ठीक है ना, और माइनस, और माइनस हो गया प्लस x इंटू 1 + x की पावर 1001 माइनस माइनस, ये सीन हो गया। ठीक है ना, हो गया। तो x की पावर 50 जो है अपने को यहां से और यहां से मिलेगा। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 50 जो है वो हो गया 1001c50 प्लस, है ना, प्लस 1001c49। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1002c50।
ठीक है, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन एन प्लस वन सीआर 1002 C50 हो गया। तो 1002 C50 ये वाला टिक कर देंगे हम लोग। गॉट इट? ठीक है, तो यूं करके अपन टिक कर सकते हैं। एजीपी था, एजीपी लगाने के बाद थोड़ी कैलकुलेशन मैनेजमेंट थी, कैलकुलेशन मैनेजमेंट के बाद लास्ट में बस ये छोटा फॉर्मूला लग गया। ठीक है, वो माइनस वाला होता तो ज्यादा मजा आ जाता वैसे, लेकिन चलो सिंपल है, ये भी ठीक है। लिख लीजिए इसको, सॉल्यूशन को फील करें।